हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर और जो कि है सिक्स्थ सेमेस्टर वालों के लिए, और उनका जो सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो आपका है, जैसा कि पहले पीछे लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर कई सारे इंस्ट्रक्शंस का, कई सारे डेटा का, कई सारे प्रोग्राम का एक सेट होता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर जो है वो कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर, कई सारे डेटा या प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके फोन में कई सारे तरीके के सॉफ्टवेयर पड़े हुए होंगे, एप्लीकेशंस पड़ी हुई होंगी, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, तो सीधा सा है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस या डेटा या प्रोग्राम का एक सेट होता है, जो कि किसी कंप्यूटर या किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये बात हुई सॉफ्टवेयर की। तो इसके बाद जानते हैं कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मैनर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, जब हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, अब उस सॉफ्टवेयर को जो भी डेवलप करने में, उस सॉफ्टवेयर को बनाने की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के अंदर हमने किन किन चीजों का उपयोग किया, किन किन टूल्स का उपयोग किया, किन किन चीजों का उपयोग किया, वो जो कहलाता है वो कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया, हमने किस टूल का यूज किया, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब होती है इंजीनियरिंग। जैसे कि आप कोई गाड़ी बनाते हो, है ना, कोई कार बना रहे हो, कोई व्हीकल बना रहे हो, कोई मोटरसाइकिल बना रहे हो, तो जो बनाते हो आप, तो उसमें जो प्रोसेस यूज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो क्या है इंजीनियरिंग है ना। आप कोई पुल बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, तो एक सिविल इंजीनियर होता है। सिविल इंजीनियर क्या करता है, वो बताता है कि आपको इसमें क्या-क्या मटेरियल यूज़ करना है, किन-किन किस तरीके से आपको पुल बनाना है, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या करता है, एक इंजीनियर काम करता है ना? तो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सॉफ्टवेयर को तैयार करने की, डेवलप करने की, उसको मेंटेन करने की, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको डेवलप करने की, एक अनुक्रमिक रूप में तैयार करने से, व्यवस्थित ढंग से तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, उनमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या एक सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रोसेस होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये है आपका एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है, सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से, मान के चलो आपको कस्टमर आया, कस्टमर ने आपसे बोला कि भई हमें एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाकर दो। तो आप उससे क्या पूछोगे कि अच्छा बताओ, आपको अपने सॉफ्टवेयर में क्या-क्या चीज़ें चाहिए? क्या-क्या ज़रूरतें हैं आपकी, क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं? तो वो कहलाती हैं रिक्वायरमेंट्स। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप सॉफ्टवेयर का के लिए क्या करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसकी आवश्यकताओं को इकट्ठा करोगे, फिर उनका विश्लेषण करोगे, उन पे एनालाइज़ करोगे कि हाँ, जो-जो रिक्वायरमेंट इसने दी है, उन रिक्वायरमेंट की हमें क्या और क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, टीम कितनी ज़रूरत होगी उसके लिए, तो वो सारी चीज़ों का हम एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, फिर हम उस सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन तैयार करना चालू करते हैं, है ना? डिज़ाइन का तैयार बनाते हैं, एक ढाँचा बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ढाँचा तैयार होने के बाद फिर हम उसके अंदर की कोडिंग करते हैं, है ना? कोडिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसके बिना तो कोडिंग हो ही नहीं सकती। कोडिंग का मतलब सीधा-सीधा क्या हुआ? प्रोग्रामिंग करना, और प्रोग्रामिंग के लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद जब एक बार कोडिंग हो गई, बन के तैयार हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग की सही है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सही है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उसको फिर क्या करते हैं, फिर हम टाइम टू टाइम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। जैसे कस्टमर आया, फिर उसने बोला कि अब भाई हमें इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, मार्केट के हिसाब से हमें कुछ बदलाव चाहिए, ज़रूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव चाहिए, तो उस सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते जाएँगे। फिर उसका मेंटेनेंस भी चलता रहता है, रख-रखाव भी चलता रहता है, उसको सही तरीके से रखना, उसमें चेंजेस करना ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये सब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है। क्लियर है? चलो,
आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स को पूरा-पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को आप सबसे पहले डेवलप करोगे तो उस डेवलप करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, एनालिसिस की, कोडिंग की, डिज़ाइन की, टेस्टिंग की, मेंटेनेंस की, अपडेशन की, तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? चलो, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? ठीक है? उस उद्देश्य में हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भाई रख-रखाव करना, हमें सॉफ्टवेयर को ग्राहक की ज़रूरतों के हिसाब से हमें उसका मेंटेनेंस करना, ज़रूरतों के हिसाब से, बदलती ज़रूरतों के हिसाब से हमें अपने सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस करते रहने चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रख-रखाव या मेंटेनेंस की ज़रूरत, बदलती ज़रूरतों के हिसाब से हमें अपने सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस करने हैं, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो क्या हो, सैटिस्फाई होकर, संतुष्ट होकर जाए आपकी तरफ से। ज़रूरतों को सही तरीके से लागू करना, मतलब क्या हुआ? ज़रूरतों को सही तरीके से लागू करना, मतलब क्या हुआ कि आपने जब कस्टमर आया, कस्टमर से आपने उसकी सारी आवश्यकताओं को इकट्ठा कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लिया। अब आपने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स आप कहीं न कहीं तो नोट करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इतनी सारी ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स को आप अपने दिमाग में याद करके रख लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करोगे, जब भी कस्टमर आता है और वो आपसे पूछेगा कि भाई हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें ये आवश्यकताएँ हैं, तो आप क्या करोगे, उससे उसकी जो भी आवश्यकताएँ उनको लोगे और उनके बाद उनका क्या करोगे, एक पेपर पर उनको नोट डाउन कर लोगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे उन सारी आवश्यकताओं का। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है एसआरएस डॉक्यूमेंट, जिसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो क्या होता है कि जब आपने कस्टमर से उसकी आवश्यकताएँ, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया, गैदर किया, फिर आप उसका एक एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और इस डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हो, कस्टमर से सिग्नेचर करवाते हो। जब कस्टमर उन आवश्यकताओं को देख लेता है कि हाँ भाई सही, यही आवश्यकताएँ जो हमें चाहिए है और इन्हीं से मिलकर हमें सॉफ्टवेयर अपना बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो इस पर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ भाई अब आगे आप बनाओ अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो ये क्या है कि ज़रूरतों को सही तरीके से लागू करना। तो हमने जो भी ज़रूरतें कस्टमर से ली, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के आधार पर, उन्हीं हमने ज़रूरतों के आधार पर फिर क्या करेंगे, हम अपना डॉक्यूमेंट, हम अपना सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे और उन ज़रूरतों को जो भी हमने इकट्ठा की हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएँगे कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनमें ये सारी ज़रूरतें जो हमें कस्टमर ने दी थी, वो पूरी हमने की है या नहीं की है। ठीक है? तो ज़रूरतों को सही तरीके से लागू करने का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेकर फिर जब हम सॉफ्टवेयर बनाएँगे तो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हम सॉफ्टवेयर अपना तैयार करना शुरू करेंगे। ठीक है? रीयूजेबिलिटी, पुनर्प्रयोग। अब भई जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया तो वो सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन पर चल रहा है, एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर चल रहा है, एक ही प्रोग्राम पर काम कर रहा है। नहीं, हमें अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाहिए जिसका हम दूसरे दोबारा से उपयोग भी कर सकें। ऐसा नहीं एक बार बना दिया, अब उसका दोबारा कभी उपयोग हो ही नहीं सकता। अगर हम मान के चलो हमें किसी और प्रोग्राम में उसका यूज़ करना है, तो हम दूसरे प्रोग्राम में उसका यूज़ ही ना कर सकें। जैसे कि मान के चलो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया अ इन्फॉर्मेशन का, है ना? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। मान के चलो जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है? और स्कूल में पढ़ नहीं रहे हो, आपको स्कूल का एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाना है ना? तो स्कूल के डेटाबेस का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? स्टूडेंट की आप डिटेल रखोगे, उसके अंदर स्टूडेंट का नेम रखोगे, उसका एड्रेस रखोगे, उसकी आईडी रखोगे, है ना? ये सारी चीज़ें आप रखोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो एक ही सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि स्टूडेंट के डेटाबेस का है, ये कहीं और वर्क ना कर सके। जैसे कि इसी डेटाबेस को उठाकर, इसी सॉफ्टवेयर को हमें अप हॉस्पिटल में यूज़ करना है कि हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए भी हमें इसी तरीके का डेटाबेस तैयार करना है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ बनाया, वो वहाँ पर उपयोग ना हो पाए, है ना? तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसका आप रीयूज़ कर सको, दोबारा किसी अन्य प्रोग्राम में आप उसका उपयोग कर सको। ठीक है? दूसरी चीज़, जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो तो ऐसा होना चाहिए कि उसका आप परीक्षण कर सको, टेस्ट करने योग्य हो। मतलब कि जब कस्टमर अपना यूज़ करे, उसको यूज़ करे तो वो टेस्ट कर पाए कि उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या नहीं है। या जब आप भी इसको बना रहे हो तो डेवलपर उसको टेस्ट कर पाए कि इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या नहीं है, कोडिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान, हर चीज़ के दौरान क्या कर सकें हम उसको चेक कर सकें कि भाई ये सही है या नहीं है, ठीक है? तो टेस्टिंग भी कई प्रकार की होती है। टेस्टिंग जो होती है, एक होती है अल्फा टेस्टिंग और एक होती है बीटा टेस्टिंग, ठीक है? ये भी कई प्रकार की होती है, तो इसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर है? तो क्या है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो टेस्ट करने, परीक्षण के योग्य होना चाहिए। हम उसमें कमियाँ पता लगा सके, ऐसा होना चाहिए कि हम उसको टेस्ट कर सकें।
ठीक है? दूसरी चीज़ विश्वसनीयता, ये रिलायबिलिटी, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विश्वसनीय होना चाहिए, लंबे समय तक काम किया जाना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए, है ना? कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, रिलायबल होना चाहिए, सीधी-सीधी सी बात। दूसरा पोर्टेबल होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, दूसरे सॉफ्टवेयर पर भी अगर हम इसको चलाना चाहें, तो दूसरे प्रोग्राम पर भी हम इसको चलाना चाहें तो वो चल सके, पोर्टेबल हो, है ना? दूसरी चीज़ अडैप्टेबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यदि मार्केट में आप जब अपना सॉफ्टवेयर लेकर आते हो और मार्केट के हिसाब से अगर आपको उसको चेंज करना पड़ता है, कस्टमर आता है बोलता है नहीं, अब हमें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने हैं, थोड़ा-सा चेंजेस करके आप हमें और दो इस सॉफ्टवेयर में, तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से बना होना चाहिए कि वो चेंजेस को अडैप्ट कर सके, उसको ग्रहण कर सकते सके वो सारे चेंजेस को, और फिर दोबारा से वो उस तरीके से वर्क कर सके उन चेंजेस के साथ। तो अनुकूल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के अनुसार। क्लियर है? चलो, तो ये हो गए आपके सॉफ्टवेयर के उद्देश्य कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका उद्देश्य क्या है? इन-इन चीज़ों को, इन-इन बातों को पूरा करना उसका उद्देश्य होता है। चलिए, बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं आगे क्या है? नेक्स्ट है आपका, चलिए, अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तो इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके क्या उद्देश्य है, किन-किन चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है। अब अगला टॉपिक जो आता है आपका, वो आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा आपके, ठीक है? तो जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या होता है? इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम होता है कई सारे एलिमेंट्स या कई सारे कंपोनेंट्स का एक सेट होता है, जो कि सब एक साथ मिल-जुल कर काम करते हैं, किसी भी एक सेम फंक्शन को पूरा करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि कई सारे तत्व और घटक क्या हैं, एक साथ मिल-जुल कर काम कर रहे हैं, और वो क्यों काम कर रहे हैं मिल-जुल कर? उनका एम है किसी भी एक सेम फंक्शन पर काम करने का, सेम वर्क पर काम करने का। ठीक है? तो सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम के अंदर कई सारे लोग मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। आप ऑफ़िस में भी रहते हो, आप कहीं ऑर्गनाइज़ेशन में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं, अगर मान के चलो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में जो टीम होगी, वो टीम क्या करेगी? सेम प्रोजेक्ट पर, एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, है ना? तो उस टीम के जो मेंबर्स होंगे, वो क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स या घटक या तत्व होंगे उसके, है ना? तो वो सब मिल-जुल कर क्या कर रहे होंगे? वो सब मिल-जुल कर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिस्टम भी वही चीज़ है। वहाँ सिस्टम क्या होगा? वहाँ सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? एक कंपनी हो जाएगी। यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है? एक ऐसे तत्वों या घटकों का सेट होता है, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स का सेट होता है, जो कि सब मिल-जुल कर आपस में काम कर रहे होते हैं, किसी सेम फंक्शन को, किसी एक कॉमन फंक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है? तो किसी भी एक सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए जब कई सारे तत्व या घटक एक समूह बनाकर काम करते हैं, तो वो कहलाता है सिस्टम। ठीक है? अब किसी एक सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? सिस्टम के अंदर आपका हार्डवेयर भी होता है और सिस्टम के अंदर आपका सॉफ्टवेयर भी होता है ना? क्या मतलब हुआ? हार्डवेयर मतलब जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? उसके अंदर हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। हार्डवेयर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, है ना? क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कई सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है? ये तो हो गए हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर हो जाएँगे। क्लियर है? तो जो हमारा सिस्टम होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है? तो सिस्टम में होता क्या है, इनका काम क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का? सिस्टम का काम होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर है आपका। आप क्या कर रहे हो, अगर आपको कंप्यूटर में चाहिए कि 1 + 1 क्या होता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कीबोर्ड से एंटर करोगे 1 + 1, मतलब आप उसको इनपुट दोगे। इनपुट देने के बाद वो उसमें जो सीपीयू लगा होता है, प्रोसेसर जो होता है, वो क्या करता है? इस 1 + 1 को प्रोसेस करेगा, ऐड करना, सम करना चालू करेगा, जोड़ना चालू करेगा, और जोड़ने के बाद जो आउटपुट होगा, आउटपुट डिवाइस जो होगी, वो क्या कर देगी आपको? 1 + 1 2 आपको आंसर में, आउटपुट में आपकी स्क्रीन पर दिखा देगी। ठीक है? तो एक सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ये 3 काम करते हैं। क्या-क्या 3 काम करते हैं? इनपुट देते हैं, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस से हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये हो गया आपका एक सिस्टम। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं, देख लो आपको यही जो मैंने अभी समझाया कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? सिस्टम में हम किसी भी सिस्टम को इनपुट देते हैं, वो इनपुट
प्रोसेसर उस इनपुट पर काम करता है और इनपुट पर काम करने के बाद फिर आपको क्या देता है, फाइनल आउटपुट के रूप में आपको दे देगा। तो ये होता है पूरा सिस्टम की वर्किंग। चलिए, अब सिस्टम की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं, सिस्टम के एक फीचर्स क्या-क्या हैं, उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले सिस्टम की जो है वो क्या-क्या विशेषताएं, सबसे पहले आपका जो सिस्टम है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड या संगठित होना चाहिए। मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर जितने भी हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, इसके सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट, सारे अवयव जो है वो एक साथ एक तरीके से, सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे सही ऑर्डर में लगे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनपुट डिवाइसेस बाद में यूज़ हो रही हैं, आउटपुट डिवाइसेस पहले यूज़ हो रही हैं। इनपुट तो पहले दिया जाता है ना, उसके बाद प्रोसेस होती है, उसके बाद आउटपुट मिलता है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि पहले आउटपुट काम करने लग जाएगा, फिर प्रोसेस होगी, फिर इनपुट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना? तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो एक सही ढंग में, सही और ऑर्डर में लगे हुए होने चाहिए, ठीक है? तो क्या है कि इसके अंदर, एक सिस्टम के अंदर सभी अवयव एक सुव्यवस्थित तरीके से संगठित होते हैं, आपस में मिलजुल कर लगे हुए होते हैं और एक सही ढंग में लगे हुए होते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका इंटरैक्शन या संबंधता। क्या मतलब हुआ? ये बताता है कि सिस्टम के सभी अवयव आपस में एक-दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, वो एक-दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये बताता है इट इंटरैक्शन होगा यहाँ पर, है ना? ठीक है, वह बताता है आपका इंटरेक्शन, कि मतलब वो इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट एंड वर्क विद ईच अदर। कैसे सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ये हमको दर्शाती है संबद्धता। ठीक है, अगला इसका क्या है, विशेषता क्या है, एकीकरण या इंटीग्रेशन। क्या मतलब हुआ कि एकीकरण का मतलब है कि सभी अवयव एक साथ जुड़कर संपूर्ण सिस्टम का निर्माण करते हैं, सभी अलग-अलग होकर भी एक-दूसरे से संबंधित हैं। देखो, आपका सिस्टम क्या है, एक जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके पास इनपुट डिवाइसेस भी होंगी, कीबोर्ड, माउस, है ना? आउटपुट डिवाइसेस भी होंगी, आपका मॉनिटर, प्रोसेसर भी होगा, सीपीयू भी होगा। ये सब क्या है, अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, सब अलग-अलग हैं, अपना काम अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक साथ जुड़े हुए भी हैं, इंटीग्रेट भी हैं और ये जुड़कर क्या कर रहे हैं, किसी एक काम को परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये सब जो है वो एक साथ जुड़कर पूरा सिस्टम निर्माण करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम आपका कब बनता है? जब ये सारी डिवाइसेस एक साथ मिलजुल कर लगी हुई हों, तो वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है। लेकिन ये सारी डिवाइसेस काम भी अपना अलग-अलग करती हैं, ठीक है? अलग-अलग होकर भी ये क्या है, एक-दूसरे से संबंधित होती हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। चलो, बात करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स या तत्व भी होते हैं, ठीक है? तो तत्व या एलिमेंट क्या होगा सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनपुट या इनपुट डिवाइसेज़ हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस क्या करती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा जब हमें सिस्टम के अंदर एंटर करना होता है, तो वो इनपुट डिवाइसेज़ के थ्रू ही करते हैं और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनपुट। अब जब हमने एक बार अपने सिस्टम के अंदर डेटा इनपुट कर लिया, तो इनपुट करने के बाद जो प्रोसेसर होगा वो उस डेटा पर क्या करेगा, काम करना चालू करेगा, उसे प्रोसेस करना चालू करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाएगा, जब उसने उस डेटा पर काम कर लिया, इन्फॉर्मेशन पर काम कर लिया, प्रोसेस कर लिया, फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, आउटपुट में बदल देगा और आउटपुट हमें क्या कर देगा, आपकी स्क्रीन पर शो कर देगा। ठीक है? तो ये होता है, क्या है, ये प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम है। आउटपुट क्या है, आपका रिजल्ट देता है कि जब हमने इनपुट दिया, इनपुट के बाद प्रोसेस की, तो उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, वो आउटपुट शो करता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं आगे चल के, नेक्स्ट क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, कंट्रोल। अच्छा, इसमें एक कंट्रोल भी लगा हुआ होता है। कंट्रोल क्या करता है, इस प्रोसेसर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे कंट्रोल करके रखता है। ऑपरेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। जो प्रोसेसर के जितने भी ऑपरेशन हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है? तो एक कंट्रोल डिवाइस भी लगी होती है जो कि सारा वर्क को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके चलती है और ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और सॉफ्टवेयर होगा, ये मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं आपके पूरे ऑपरेशन को, पूरी प्रोसेस को। ठीक है? अब उसके बाद जब आपने ये पूरी प्रोसेस कर ली, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी जिसको भी ये आउटपुट मिलेगा,
वो आउटपुट देखकर क्या करेगा, अच्छा मान के चलो कि आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद कर लाते हो और मार्केट से कोई चीज़ खरीदने के बाद आपको पसंद आई या नहीं आई। नहीं पसंद आई तो भी आप कस्टमर को क्या बोलते हैं, आप जो भी ऑनलाइन खरीदते हो, मान के चलो ऑनलाइन आपने कोई चीज़ खरीदी, तो ऑनलाइन खरीदने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप रेटिंग करो हमारे ऐप को, है ना? तो रेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रही है तभी आप उसको रेट करोगे, नहीं आ रही है तो भी आप उसको रेट कम कर दोगे, है ना? तो रेटिंग का मतलब क्या है कि आप उनको फीडबैक दे रहे हो कि भाई हमने आपको जो प्रोडक्ट दिया है वो अच्छा है या नहीं, आप हमें फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम आपके फीडबैक से हम अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर पाएंगे, है ना? तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आपने जब इतना पूरा सिस्टम में इतनी सारी प्रोसेस कर लिया, आउटपुट मिल गया, तो उसके बाद एक फीडबैक भी लगा हुआ होता है। फीडबैक से हमें क्या पता चलता है कि हमें अपने सिस्टम के अंदर अब और क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये आउटपुट जैसे ही मिलता है, तो आउटपुट से फीडबैक लेकर इनपुट को प्रदान किया जाता है, जिससे कि हम फिर से अपने सिस्टम में कुछ नया इनपुट देकर उसको चेंजेस कर पाएँ। ठीक है? उसके बाद अगला इसमें एलिमेंट होता है एनवायरनमेंट या वातावरण। अच्छा, ये एनवायरनमेंट या वातावरण क्या है? जो इतनी सारी प्रोसेस हो रही है ना, ये कहाँ हो रही है? ये कहीं न कहीं तो हो रही होगी। एक कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही होगी। तो वो जो पूरा जो चल रही होती है प्रोसेस, जहाँ भी चल रही होती है, तो वो जगह क्या कहलाती है? वो वातावरण कहलाती है। मैं यहाँ पर जो क्लास ले रही हूँ, ये जो आपके सामने हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आपको दे रहे हैं, तो ये वीडियो कहाँ बन रहा है? एक क्लास के अंदर बन रहा है। तो ये क्या है? ये मेरा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर ये मेरा वातावरण है, जहाँ हम ये क्लास आपके लिए बना रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो सिस्टम होता है, सिस्टम भी एक वातावरण के अंदर काम करता है, ठीक है? चलो, चलो। तो आई थिंक इसका डायग्राम नहीं है, ठीक है? किस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो काम करता है एक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? तो कोई बात नहीं, चलो। देखो, होता क्या है, जो आपने अभी ये डायग्राम देखा था इनपुट-आउटपुट का, ये वाला जो डायग्राम देखा था ना, सिस्टम का आप पूरा डायग्राम कैसे बनाओगे, उसके एलिमेंट्स जो हमने अभी पढ़े, वो एलिमेंट्स आप किस तरीके से शो करोगे एक डायग्राम के थ्रू, तो किस तरीके से करना है, एक इनपुट होता है, प्रोसेस होती है, आउटपुट होता है, आउटपुट के बाद हमें क्या मिलता है, इस आउटपुट के बाद हमें कुछ फीडबैक मिलता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका फीडबैक। फीडबैक कहाँ से लिया जाता है? आउटपुट से ही लिया जाता है, आउटपुट को देखकर ही आप फीडबैक दोगे और ये फीडबैक फिर कहाँ पर फीड किया जाता है? इनपुट के अंदर आप फीड कर दोगे। ठीक है? और फिर उस पर प्रोसेस होगी दोबारा, फिर कुछ चेंजेस करके फिर आउटपुट दिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर एक कंट्रोल लगा हुआ होता है आपका, जो क्या कर रहा होता है, जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? दूसरी चीज़, ये जो पूरा आपका जो सिस्टम है, ये कहाँ पर काम कर रहा होता है? ये पूरा सिस्टम आपका जो है वो एक एनवायरनमेंट या वातावरण में काम कर रहा होता है। तो ये जो है, ये क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट या वातावरण कहलाता है। ठीक है? तो आपको इस तरीके से एक सिस्टम का डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है? ये आपका पूरा एक सिस्टम का डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? ये सिस्टम के एलिमेंट्स का पूरा एक डायग्राम है कि क्या-क्या हम इसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। चलो, बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं कि सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं या सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, ठीक है? तो सिस्टम जो है वो आपका 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज्ड सिस्टम और स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम, ठीक है? सिस्टम आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका टाइप है क्या? पहला आपका टाइप है ओपन या क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा आपका टाइप है स्टैटिक या डायनामिक सिस्टम। तो पहला टाइप पढ़ते हैं हम, ओपन या क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? तो ओपन या क्लोज्ड सिस्टम में भी हम पहले पढ़ रहे हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है कि इट इज अ सिस्टम दैट एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। यह एक ऐसा सिस्टम है जो बाहरी वातावरण से इंफॉर्मेशन लेता है और बाहरी वातावरण को ही इंफॉर्मेशन दे देता है, आदान प्रदान करता है, मतलब बाहर के वातावरण से ही ये इंफॉर्मेशन ले रहा है और दे रहा है। इंफॉर्मेशन का क्या कर रहा है? आदान प्रदान कर रहा है, जानकारी का आदान प्रदान स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, ठीक है? वातावरण में अगर कोई बदलाव होते हैं तो सिस्टम में भी बदलाव करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंट है? बाहरी वातावरण पर। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ सिस्टम, जहाँ पर बाहर से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बाहर ही दे रहे हैं। अगर बाहर के सिस्टम में कोई चेंजेस, बदलाव किए जाते हैं तो हमारे सिस्टम में भी हमें बदलाव करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर हमें इंफॉर्मेशन को वहाँ पर ट्रांसफर करना रहता है। तो ये कहलाता है क्या? आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? अब क्लोज्ड सिस्टम ओपन सिस्टम से बिल्कुल अलग होगा, ऑपोजिट होगा।
वहां पर हम वातावरण से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे, यहाँ वातावरण का कोई रोल नहीं होगा। तो एक क्लोज सिस्टम वातावरण के साथ साथ ही सूचना का आदान प्रदान नहीं करता। ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज क्या है, एनवायरनमेंट के साथ में नहीं करेगा, वातावरण के साथ में नहीं करेगा, वातावरण में होने वाले बदलाव से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम जो है वो बहुत कम होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलो अगला टाइप का बात करते हैं। अगला टाइप जो आता है आपका सेकंड टाइप है, वो है स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या है, स्टैटिक को स्थिर भी बोलते हैं हिंदी में। स्टैटिक सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जहां आउटपुट केवल इनपुट की वर्तमान वैल्यू पर, वर्तमान मान पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि हमने इनपुट दिया, इनपुट प्रोसेस हुआ और हमें आउटपुट मिल गया। जैसे कि हमने 1+1 किया, इनपुट किया, और 1+1 जो हमने इनपुट किया उसी पर आधारित क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब जो आउटपुट है वो वर्तमान इनपुट के मान पर ही आधारित है, उसी पर निर्भर कर रहा है ना? तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं डायनेमिक सिस्टम की। तो डायनेमिक नाम से ही क्या है, गतिशील है। ये लगातार परिवर्तन करता रह रहा है, अपने अपने चक्र में गतिशील है, लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं इसमें। तो डायनेमिक सिस्टम का मतलब है बदलाव करने में सक्षम। ये कंटिन्यूअसली अपने सिस्टम में बदलाव करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। यहाँ आउटपुट जो है वो इनपुट की वर्तमान वैल्यू पर तो निर्भर करता ही है, मतलब जो हमने इनपुट दिया है उससे तो आउटपुट मिलेगा ही, लेकिन जो आउटपुट है वो साथ ही साथ पहले जो हमने आउटपुट मिला था हमें, जो पहला वाला भूतपूर्व वैल्यू थी, पहले में जो वैल्यू दी थी, इससे पहले वाली जो प्रोसेस हुई होगी उसमें से भी जो हमें वैल्यू मिली होगी उस पर भी निर्भर करता है। तो क्या होगा कि जो डायनेमिक सिस्टम है वो वर्तमान इनपुट के साथ-साथ भूतपूर्व वैल्यू पर भी निर्भर करता है, पास्ट वैल्यू पर भी निर्भर करता है, और ये गतिशील है, ये अपने अंदर लगातार चेंजेस करता रहता है, लगातार परिवर्तन करता रहता है, इसीलिए इसका नाम है गतिशील सिस्टम या डायनेमिक सिस्टम। चलिए, तो ये हो गए आपके सिस्टम के टाइप। अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेजेस 2 टाइप की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, आपके जो सिलेबस में लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज का मतलब क्या है कि यह हमारी भाषा से मिलती-जुलती लैंग्वेज है। देखो, आपका जो कंप्यूटर है वो कौन-सी भाषा समझता है? कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ बाइनरी भाषा समझता है, मशीन भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है ना? लेकिन हम जो बोल रहे हैं, वो हम कौन-सी भाषा बोल रहे हैं? हम या तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे या किसी कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन हम 0 और 1 की फॉर्म में तो बात नहीं करते हैं ना, है ना? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो हमारी ही भाषा से मिलती-जुलती लैंग्वेज होती है, ठीक है? और जो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो आई थी, वो कौन-सी थी? सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज थी फोरट्रॉन, और फोरट्रॉन के बाद नेक्स्ट आई थी कोबोल। ये 2 जो थी वो प्रारंभिक सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस आई थी। उसके बाद और भी कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास हुआ, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, विजुअल बेसिक, पाइथन, जावा, है ना? ये सारी लैंग्वेजेस फिर इनके बाद धीरे-धीरे अस्तित्व में आई। तो ये सारी लैंग्वेजेस भी क्या हैं? ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है? इन भाषाओं को हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव भाषा के समान है। जैसा कि अभी बोला है, यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ये हमारी भाषा से मिलती-जुलती है, मानव भाषा के समान ही ये भाषा होती है, ठीक है? और किसी कंप्यूटर या मशीन के प्रकार की पर निर्भर नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है ना? तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती। ये क्या है, ये मानव भाषा के समान ही होती है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है, इंसानी भाषा जो है, उसी को समझती है ये, ठीक है? तो ये आपकी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए, बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, इन हाई लेवल लैंग्वेज को हम तो समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। तो भई अगर आप इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर में टाइप करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो अगर आप इन लैंग्वेजेस के साथ में, तो वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर के समझाने के लिए हमें इन लैंग्वेजेस को किसमें बदलना पड़ता है? मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है, और मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कुछ अनुवादक, कुछ ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे कि क्या मतलब है, अगर आप सपोज़ करो आप इंडिया के हो और आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, दूसरे देश में जा रहे हो जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है या फ्रांसीसी बोली जाती है, जापानीज़ बोली जाती है, चाइनीज़ बोली जाती है।
तो वहाँ आप क्या करोगे? वहाँ आपको तो नहीं आती वो लैंग्वेज, तो आप क्या करोगे? एक अनुवादक साथ में लेकर जाओगे, एक ट्रांसलेटर साथ में लेकर जाओगे। वो क्या करेगा? अगर आप वहाँ पर किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो आप क्या करोगे? आप तो अपनी हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में ही बोलोगे, लेकिन जो आपके साथ में अनुवादक होगा वो क्या करेगा? वो आपने जो कहा वो उनको उनकी ही भाषा में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके बता देगा, है ना? तो ये तो हम इंसान को लेकर गए, लेकिन क्या है, कंप्यूटर तो किसी इंसान को लेकर जाएगा नहीं। कंप्यूटर क्या करता है? कुछ ट्रांसलेटर्स का यूज़ करता है, अनुवादक का यूज़ करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देती हैं। तो ये कौन-कौन से ट्रांसलेटर्स या कौन-कौन से अनुवादक होते हैं? तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषताएँ क्या हैं? विशेषता हमने अभी पढ़ ली, मानव भाषा को समझने में आसान है, ठीक है? ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती है, ठीक है? प्रोग्राम के अनुकूल होती है और कोड करने में आसान होती है, कोडिंग करना आसान होता है क्योंकि हम अपनी ही लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? सँभालने में इसको आसानी से आप हैंडल भी कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? कंपाइल और डिबग करना, गलतियाँ ढूँढना भी आसान होता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज में होती है। ये भाषाएँ पोर्टेबल होती हैं, ठीक है? अब इनका दूसरे किसी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इनका दूसरे प्रोग्राम में भी, इन्हें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चलाया जा सकता है। मान के चलो आपको इस सॉफ्टवेयर में नहीं चलाना, आप दूसरे सॉफ्टवेयर में चला सकते हो। किसी में भी इनका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हुई इनकी विशेषताएँ। बात करते हैं हम ट्रांसलेटर या अनुवादक की कि कौन-कौन से ट्रांसलेटर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि ट्रांसलेटर होता क्या है या अनुवादक क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की भाषा हमें नहीं आती है, तो हम अपने साथ एक अनुवादक लेकर जाएँगे जो कि हमारी भाषा को उनकी भाषा में कन्वर्ट करके, चेंज करके उनको बता देगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर होते हैं या अनुवादक होते हैं। जब हमें एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना होता है, तो बदलने के लिए अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रकार का प्रोसेसर है, अनुवादक क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा को लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है और असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में भी बदल देता है। ठीक है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मशीन भाषा में केवल 0 और 1 2 अंकों का ही प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर सिर्फ़ 0 और 1 की भाषा ही समझता है, वो जो कहलाती है मशीन लैंग्वेज, है ना? तो अब क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 लैंग्वेज समझता है बट हम नहीं समझते, तो हमें अपनी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ती है? अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को भी पढ़ सके अपनी भाषा में। ठीक है? तो और प्रोग्रामिंग भाषाओं में अन्य अंकों या शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें कंप्यूटर सीधे-सीधे नहीं पढ़ सकता, ठीक है? इसको पहले मशीन भाषा में बदलना पड़ता है, तो कंप्यूटर बेचारा बहुत नासमझ होता है ना? बहुत नासमझ होता है, सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हम ही लोग हैं, इंसान सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा है ना? कंप्यूटर भी उतना पढ़ा-लिखा नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 नंबर समझ पाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता। मान के चलो अपन ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? हम जैसे चलाना चाहेंगे कंप्यूटर वैसे चलेगा, ठीक है? तो ये मत समझना कंप्यूटर हमें चलाता है, नहीं हम कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर जो है वो बेचारा क्या करेगा, पहले उसको मशीन भाषा में बदलेगा तब वो समझेगा कि भई इनने लिखा क्या है, क्लियर है? तो इसके लिए हमें अनुवादक या ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, और वो अनुवादक या ट्रांसलेटर कौन-कौन से होते हैं? तो वो सबसे पहला होता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ये 3 हमारे क्या होते हैं? अनुवादक होते हैं, जो कि लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या होता है? सबसे पहले जान लो कि इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर हैं, ये क्या हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो असेंबलर है, ये क्या है? ये लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करता है, ठीक है? उपयोग करता है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो ये है इनको जानने की। अब बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है? चलो, तो देख लेते हैं कि ये लैंग्वेजेस क्या-क्या हैं, ये क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर रीड्स ईच स्टेटमेंट ऑफ कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स इट डायरेक्टली विदाउट कंपाइलिंग। इंटरप्रेटर क्या होता है कि यह जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, उसे पढ़ता है और बिना कंपाइल किए सीधा एग्ज़ीक्यूट कर देता है। मतलब जो भी आपने कोड लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ये कंपाइल नहीं करता है, सीधा का सीधा एग्ज़ीक्यूट करके हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है? कंपाइल नहीं करेगा, उसके अंदर की त्रुटियाँ नहीं बताएगा, सीधा-सीधा एग्ज़ीक्यूट कर देता है। अच्छा,
इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं और क्या करते हैं, इन हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कौन, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिए गए प्रोग्राम के लाइनों को बारी-बारी से प्रोसेस करता है, ये इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसका? इंटरप्रेटर का। ठीक है, क्या करता है, जो भी हमने ये कोड लिखा हुआ है, जो भी हमने ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड की हर एक लाइन को एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट करेगा, एक-एक करके प्रोसेस करेगा। मान के चलो आपने यहाँ पर 2 लाइन लिख ये इतनी 4 लाइन लिखी हुई हैं, लेकिन आपको पता है हर एक प्रोग्राम आप जो लिखते हो, जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो, उस प्रोग्राम के लास्ट में आप हमेशा क्या, ये सेमीकोलन ये आप ज़रूर लगाते हो, है ना? हर लाइन के एंड में ये सेमीकोलन आप ज़रूर लगाते हो। और मान के चलो मैंने तीसरी लाइन में ये सेमीकोलन लगाना हम भूल गए, ठीक है? मान के चलो कि हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाना भूल गए। तो अब ये 3 लाइनों को तो एग्ज़ीक्यूट करेगा। 3 लाइनों को तो, क्योंकि ये क्या कर रहा है इंटरप्रेटर, बारी-बारी से हर एक लाइन पढ़ रहा है ना? तो बारी-बारी से हर एक लाइन पढ़कर हर एक लाइन का आउटपुट देता जाएगा। इसको पढ़ा इसने, इसको रीड किया, करेक्ट है, आउटपुट चिपका दिया, ठीक है? इसको पढ़ा, आउटपुट दे दिया, इसका पढ़ा, आउटपुट दे दिया। चौथी लाइन पर आया, उसने देखा कि भाई इस लाइन में कोई मिस्टेक है, इसमें सेमीकोलन नहीं लगाया है इनने, है ना? तो ये क्या करेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इस लाइन में एरर बता देगा, ठीक है? तो ये क्या करता है, जो आपका पूरा प्रोग्राम है उसको बारी-बारी से प्रोसेस करता है, बारी-बारी से हर एक लाइन पढ़ता है, कौन? इंटरप्रेटर, ठीक है? तो इंटरप्रेटर का अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें इस तरीके से, तो इंटरप्रेटर क्या होता है, आपने जो भी एक सोर्स कोड लिखा है, सोर्स कोड का मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है? उस प्रोग्राम को क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर हर एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है? ये होता है इंटरप्रेटर का काम। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंटरप्रेटर के लाभ क्या होते हैं या एडवांटेज क्या है? देखो, इंटरप्रेटर जो है इसका उपयोग करना आसान है, आसानी से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, डिबगिंग को सरल बनाता है, एरर बहुत जल्दी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एक-एक लाइन को अगर एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, तो तुरंत हमें एक-एक लाइन में एरर समझ में आता जाएगा कहाँ क्या गलती है। तीसरा क्या है कि इसमें कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, मेमोरी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? चलो, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें हम एक-एक लाइन को एक-एक बार में एग्ज़ीक्यूट करते जा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है? अगला क्या है, इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं इंटरप्रेटर का, या इसका नुकसान क्या है? यह गति में धीमा है। अब भाई जो कंप्यूटर एक-एक लाइन पढ़ रहा है, एक-एक लाइन पढ़कर फिर उसको आउटपुट दे रहा है, फिर इसका आउटपुट दिया, फिर इसका आउटपुट दिया, तो भाई इस प्रोसेस में समय तो लगेगा ना, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार में पूरा प्रोग्राम रीड करके और आउटपुट सीधा एक बार में दे रहा है। नहीं, एक-एक लाइन को रीड कर रहा है, एक-एक लाइन को एग्ज़ीक्यूट कर रहा है और फिर आउटपुट दे रहा है। तो यह गति में धीमा है, प्रोसेस थोड़ी स्लो है, ठीक है? चूँकि ये पूरे कोड को एक साथ मशीन कोड में परिवर्तित नहीं करता, ठीक है? पहले प्रत्येक लाइन को अलग से मशीन कोड में बदलता है, मतलब क्या कर रहा है, एक-एक लाइन को रीड कर रहा है, फिर एक-एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल रहा है और बदलने के बाद फिर आउटपुट दे रहा है, मतलब प्रोसेस स्लो है। चूँकि यह कोड की एक-एक लाइन निष्पादित करता है, त्रुटियों को भी एक-एक करके प्रदर्शित करता है, एक साथ नहीं। वही चीज़ है, कोड को एक साथ एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहा, एक-एक लाइन को एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक-एक एरर जो भी मिल रहा है, उसको एक साथ पूरा प्रोग्राम में एक साथ एरर नहीं एग्ज़ीक्यूट करेगा, एक-एक करके एरर को शो करेगा ये, त्रुटियों को शो करेगा। ठीक है? चलो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर सबसे पहले सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। मैंने 2 चीज़ें तो पहली दोनों के बारे में एक चीज़ तो कॉमन बताई हुई है। दोनों क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में तो बदल ही रहे हैं। तो वही लाइन लिखी हुई है कि एक कंपाइलर सबसे पहले सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। ठीक है? उसके बाद एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऑब्वियसली ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदलता है? मशीन कोड में बदल देता है और फिर इस प्रोग्राम को क्या करता है? एग्ज़ीक्यूट करता है। दोनों लाइनें सेम लिखी हुई हैं। ठीक है? अलग-अलग तरीके से लिखी हुई हैं बस। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? इसका एग्ज़ाम्पल है सी, सी प्लस प्लस और जावा। किसका एग्ज़ाम्पल है? कंपाइलर का। और इंटरप्रेटर का क्या एग्ज़ाम्पल था? पाइथन। ठीक है?
चलो, तो क्या है, वही डायग्राम है। सबसे पहले कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रीड करेगा, फिर उसको पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में मशीन लैंग्वेज में चेंज करके हमें आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे इंटरप्रेटर में हम एक एक लाइन पढ़ रहे थे, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एक बार में कंपाइल करता है और उसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में बदल कर और एग्जीक्यूट करके फिर फाइनल आउटपुट आपको देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ी तेज हो जाएगी, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में कर रहा है ये कंप्लीट, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है कि क्योंकि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कोड करता है, निष्पादित करता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग क्या है, तेज होती है। ठीक है, इसे किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है, पोर्टेबल है, मतलब कहीं पर भी फ्लेक्सिबल है, आराम से कहीं पर भी चलाया जा सकता है। ठीक है, सोर्स कोड को सेव करता है, जो भी आपने सोर्स कोड दिया है उसको लिखा है वो उसको सेव करता हुआ चला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई बदलाव करना है तो वापस सोर्स कोड में जाना पड़ेगा। वहां हम क्या कर रहे थे, एक एक लाइन को पढ़ रहे थे, एक एक लाइन को पढ़ रहे थे, जैसे ही हमें इस लाइन में कोई त्रुटि दिखी तुरंत हम इस लाइन में चेंजेस कर देते थे। हमें क्या करना रहता था, पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद पता चला बीच में कहीं त्रुटि है तो फिर हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता था, है ना। लेकिन यहाँ पर होता है, यहाँ पर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट कर रहा है और पूरा का प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट करने के बाद उसको पता चल रहा है कि किसी लाइन में गलती है, ऊपर की बीच की किसी लाइन में गलती है, तो अब क्या करेगा, वो दोबारा से पहली लाइन में जाएगा, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन देखेगा, एक एक लाइन देखेगा, जिसमें चेंजेस करना होगा वहां चेंजेस करेगा, फिर पूरा एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या है कि अगर कोई बदलाव करना है तो वापस से हमें स्टार्टिंग से पूरा सोर्स कोड चेक करना पड़ता है। कोड को डिबग करना भी कठिन है, इसीलिए हम इसको डिबग करना भी कठिन है। ठीक है, इसके लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक बार में पूरे प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं जब हम, तो मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, लास्ट जो आपका थर्ड आपका ट्रांसलेटर रहता है वो क्या है, असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। असेंबलर क्या है, जो भी प्रोग्राम आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, असेंबलर उसको मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करके आउटपुट आपको दे देता है। ठीक है, अच्छा, इसकी एडवांटेज क्या है असेंबलर के, आउटपुट कोड का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका जो साइज है, इसमें जो कोड लिखा हुआ होता है, आउटपुट जो देता है वो बहुत छोटा देता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, कोड दो मशीनों के बीच पोर्टेबल नहीं होता, मतलब आप इस कोड का यूज किसी दूसरी मशीन पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पोर्टेबल नहीं है। क्लियर है, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर समाप्त होता है। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा इस चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, बाकी जो है इसके बाद जो डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह है, फ्लो चार्ट वगैरह है, वो हम आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है वो हमने सबसे पहले पढ़ी, उसके बाद सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब भी हमने पढ़ी। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम किन किन ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं, किस तरीके से हम उनको चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में, वो सब हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।